नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, एक सवाल, क्या आदिवासी साफ सुथरी अच्छी भाषा नहीं बोल सकते? क्या किसी दलित को अच्छी हिंदी बोलते देखकर हमें हैरान हो जाना चाहिए? क्या कोई आदिवासी जब पढ़ा लिखा दिखाई पड़ता है, जब उसकी भाषा में एक तरह की सभ्यता जिसको हम मानते हैं सभ्यता वो नजर आती है, तो क्या हमें चौकन्ना हो जाना चाहिए? उसकी तारीफ करने लगनी चाहिए कि अरे तो आदिवासी समाज की तरह नहीं दिखता है, वो अपने लोगों से अलग नजर आता है। ये सारे सवाल पिछले दिनों हमारे मित्र और बड़े संवेदनशील लेखक पत्रकार अनुराग द्वारी ने पूछे। उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा के एक सत्र का उल्लेख किया जहां सवाल जवाब चल रहा था महिला छात्रावास को लेकर, और एक बिछिया विधानसभा क्षेत्र है, आरक्षित क्षेत्र है, वहां से नारायण सिंह पट्टा विधायक हैं। नारायण सिंह पट्टा ने सवाल पूछा था, तो उनकी भाषा देखकर, अच्छे वो पढ़े लिखे हैं, सागर विश्वविद्यालय से स्नातक हैं, तो उनकी भाषा देखकर जो मध्य प्रदेश विधानसभा के संसदीय कार्य मंत्री हैं विधानसभा में, कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने टिप्पणी की कि अरे आपकी तो बड़ी भाषा बहुत अच्छी है, आप तो जिस वर्ग से आते हैं, जिस क्षेत्र से आते हैं, उसको देखते हुए हैरानी होती है। कैलाश विजयवर्गीय कहने को तो उनकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन दरअसल वो अनजाने में अपने एक पूर्वग्रह का परिचय दे रहे थे कि आदिवासी अच्छी भाषा नहीं बोल सकते, कि आदिवासियों को, मतलब जो एक पुरानी राय है कि वो असभ्य होते हैं, बर्बर होते हैं, जंगली होते हैं, वो कटती छटती हुई उनसे लगातार मुलाकात और साक्षात्कार के बावजूद भी हमारे भीतर किस तरह कितनी गहराई से बची हुई है। अनुराग द्वारी ने इस बात की ओर ध्यान खींचा है और पूछा है क्या कि दलित या आदिवासी जैसे तबकों के बारे में क्या हमारी यही राय है? मुझे ख्याल है कि भाषा की राजनीति बड़ी गजब होती है, और एक किताब याद आई, जॉन पॉल सार्त्र ने किताब फ्रेंच फैनन की है, रेचेट ऑफ द अर्थ। जॉन पॉल सार्त्र ने इस किताब की भूमिका लिखी है, वर्षों नहीं दशकों पुरानी बात है। उन्होंने लिखा कि एक समय था जब दुनिया में 2 अरब लोग थे, 50 करोड़ के पास एक भाषा थी, बाकी 1.5 अरब के पास उसका इस्तेमाल था। वो बताते हैं कि किस तरह जो कॉलोनाइजर्स थे उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया, जो उपनिवेश के लोग थे उनको नेटिव कहा, खुद को मनुष्य कहा, मेन कहा, और उनको नेटिव कहा, और कहा कि नेटिव्स को सभ्य बनाने की जरूरत है, इनको अपनी भाषा बनाने की जरूरत, सिखाने की जरूरत है। सार्त्र कहते हैं कि जो उपनिवेश थे, जो कॉलोनीज थी, वहां सत्य बिल्कुल नंगा निर्वसन घूमता था, बिल्कुल उजागर था, जबकि उनके जो मातृदेश थे, जो मूल देश थे, वो चाहते थे कि इस सच को थोड़ी सभ्यता के कपड़े पहनाए जाएं। वो किताब एक अलग तरह की, आगे बहुत विस्तार में इस पूंजीवादी व्यवस्था द्वारा बनाई जा रही सभ्यता की विडंबनाओं पे जाती है। लेकिन मैं अपने समाज में, भारतीय समाज में जो दलितों और आदिवासियों के प्रति हमारा रवैया है, उसकी ओर बात करना चाहता हूं। बीते दिनों प्रधानमंत्री ने मैकाले की शिक्षा नीति की बात की। उनको बहुत चुभा कि मैकाले ने भारतीयों को अंग्रेज बना दिया, लेकिन भारतीयों के भीतर कितने अंग्रेज बचे हुए हैं, कितने अंग्रेज भारतीय बचे हुए हैं, कितने कुलीन भारतीय बचे हुए हैं, जिनको बचाने की जरूरत है इस कुलीनत्व से। इसकी ओर इशारा करता है कैलाश विजयवर्गीय का वक्तव्य। मुझे ख्याल आया कि ये पुरानी धारणाएं क्यों बची हुई हैं, क्योंकि आदिवासियों से संवाद के बावजूद हम उनसे कोई नया रिश्ता बनाने को तैयार नहीं है। अगर तैयार होते तो हमें पता होता। अच्छा, दुर्भाग्य से हमारी राजनीति आदिवासियों की बात बहुत करती है, दलितों की बात बहुत करती है, लेकिन न उनके सरोकारों से, न उनकी संस्कृति से वो कोई
वास्तविक वास्ता रखना चाहती है। वो दिखाऊ सारी चीजें चलेंगी, प्रदर्शन सब कुछ चलेगा, वास्तविक कुछ नहीं चलेगा। क्योंकि अगर वो संबंध होता, वो संपर्क होता, तो कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेता को पता होता कि आदिवासी संस्कृति कितनी समृद्ध है और पिछले 2-3 दशकों में वहां साहित्य और कविता को लेकर खासतौर पे हिंदी में कितना काम हुआ है। वो युवा कवियों को जानते, उनकी शिकायत को पहचानते कि कैसे उनकी भाषा के साथ खिलवाड़ चल रहा है। मुझे अनुज लुगुन की याद आई, जो जिनके कविता है वो बताते हैं कि कैसे हमारे शब्दों को, यानी आदिवासी शब्दों को अपदस्थ कर या उनको विरूप कर नए सभ्य ढंग के जो बोलने में आसान हो वैसे शब्द बनाए जा रहे हैं। उस कविता की उनकी पंक्ति है, वे हमारी भाषाओं को ठीक से उच्चारित नहीं कर सकते, लेकिन वे चाहते हैं कि हम ठीक ठीक उनकी भाषाओं का उच्चारण करें। और यह सिर्फ भाषा के बारे में नहीं, जीवन जीने के बारे में भी वे हमसे ऐसा ही चाहते हैं। दोस्तों, आप आदिवासियों को किस मुख्य धारा में शामिल करना चाहते हैं? क्या ये वही मुख्य धारा है जिसमें सारे जंगल जमीन काट डाले गए, सेठों की तिजोरियों में डाल दिए गए, जिसमें हमने पर्यावरण के सामने इतना भयावह संकट खड़ा कर दिया है कि ये नहीं पता कि हमारी धरती कब तक बची रहेगी, जिसमें आदिवासी अपने जंगल, अपनी जमीन से, अपनी भाषा से बेदखल किए जा रहे हों, जिसमें एक नेता एक आदिवासी को अच्छी भाषा बोलता देख प्रमोदित होता है। वो क्यों खुश होता है? क्योंकि उसको लगता है कि देखो, ये लोग तो हमारी तरफ आ रहे हैं, हमारे जैसे हो रहे हैं, ये पढ़ाई लिखाई है, ये अच्छी बात है। तो ये जो खेल है, इसको हिंदी के आदिवासी दलित बौद्धिक लेखक पहचानते हैं और वो याद दिलाते हैं कि आप यहाँ रुकिए, इसके आगे जाना चाहेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें झेलनी होंगी, सहनी होंगी, अपने आप को बदलना होगा। मुझे बात करते करते विहाग वैभव की याद आई, हमारे समय के बहुत महत्वपूर्ण कवि। उन्होंने अपनी कविता में एक तरह की चुनौती उछाली थी। बिल्कुल शुरू में उन्होंने लिखा था, बहुत भीषण है यहाँ से आगे कलाओं की दुनिया, बहुत दुर्गम है यहाँ से आगे संवेदनाओं के रास्ते, यहाँ से बदलते हैं कहानी के पात्र, यहाँ से बदलती है कविता की भाषा। यह इस नई सदी और सभ्यता का आखिरी मोड़ है। इस मोड़ से जो लौटना चाहते हैं लौट जाएं। मोर्चे पर विदा गीत उनका कविता संग्रह है। उस कविता संग्रह की ये कविता है। दोस्तों, ये बात कविता और साहित्य और आलोचना के सिलसिले में विहाग वैभव कह रहे थे, लेकिन सच ये है कि हमारी पूरी राजनीति जिस तरह के अगड़ावाद की मारी है, जिस तरह के सांस्कृतिक मूल्यों में इन दिनों प्रशिक्षित की जा रही है, वो डरावना है। उसमें बहुलता की बात करते हुए भी, विविधता की बात करते हुए भी, सबकी विविधता को बचाए रखने की कोशिश नहीं, सबको अपनी तरह बना लेने का जतन है। जैसे हम श्रेष्ठ हों और बाकी हमारी भाषा बोलें, हमारे कपड़े बोलें, हमारी तरह का भोजन करें और हमारी तरह का जीवन जिए। जसिंता किरकिट्टा इसी आदिवासी संसार की कवित्री हैं और उनकी एक कविता से मैं ये टिप्पणी खत्म करना चाहता हूँ। वो कहती हैं कि वे हमारे सभ्य होने के इंतजार में हैं और हम उनके मनुष्य होने के। दोस्तों, भाषा के इस खेल को समझें और भाषा के नाम पे जो बेखबर अत्याचार हम लोगों के साथ करते हैं, जिनको हमारी राजनीति, हमारी समाज नीति बढ़ावा देती है, उसको भी समझें तो शायद हम एक बेहतर, ज़्यादा मानवीय, ज़्यादा समावेशी सभ्यता का निर्माण कर सके। धन्यवाद।